हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 11th लेक्चर है। इसमें आज हम जो है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कॉलिजन का डिस्कशन करेंगे। और हमने इसके पीडीएफ डाल रखे हैं, उसमें थ्योरी है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप फिर प्लेलिस्ट में जाकर जो उससे रिलेटेड टॉपिक हैं प्लेलिस्ट में, उनमें आप उनमें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, या न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पर न्यूमेरिकल पढ़े हैं, न्यूमेरिकल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके, तो उनसे आप वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। ओके, पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव की वो है सीट है, उसको लगा सकते हैं। नीचे उसके आंसर एबीसीडी में गिवन है। तो हम मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोमेंटम जो है वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है आपने। यहाँ पर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से स्टार्ट कर देंगे, जिसके कि न्यूमेरिकल हमारे यहाँ आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो मास इनटू स्पीड होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगा। अगर इन दोनों का रिलेशन निकालें, ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में मास का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें, एम बी की जगह पी पुटअप करें तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2m आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला मोमेंटम के साथ बना पी स्क्वायर अपॉन 2m, या पी इज इक्वल टू रूट एम 2m के। यहाँ पर वेरिएबल में नेचुरल है, जब दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो तीसरा वहाँ कांस्टेंट होता है। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव के, ध्यान रखना। मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी मोमेंटम 25% इंक्रीज कर दिया तो इनिशियल मोमेंटम P1 को P ले लें, फाइनल मोमेंटम में P प्लस इंक्रीज किया, डिग्रीज ध्यान रखना, 25% को इंक्रीज कर दिया तो ये P2 आ गया 1.25 P। अब ये रिलेशन यूज करेंगे K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पर K1 हो जाएगा P1 स्क्वायर अपॉन 2m, K2 हो जाएगा P2 स्क्वायर अपॉन 2m। अब चेंज के लिए हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज अपॉन ओरिजिनल। जब भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी K2 माइनस K1 अपॉन K1। 100 मल्टीप्लाई करें, इसमें वैल्यू पुटअप करें, ट्वाइस एम, मास कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। ये P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर आएगा। P2 की यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दें, ये वाली 1.25 P, और P1 की जगह P पुटअप करें तो ये इनका स्क्वायर आप कर लेना, स्क्वायर करके ये 56.25% आता है। इसी तरह से अगर मोमेंटम आप 100% इंक्रीज करेंगे तो 100% में P1 P होगा और P2 2P हो जाएगा। ये बहुत आसान है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 1 करेंगे तो 3 होंगे, तो 300% आएगा। चेक करके देख लेना। ठीक, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई 100%। अब इसका रिवर्स ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाई 100%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी K1 को K ले लिया है, K2 ले लिया ट्वाइस के। ठीक, और मोमेंटम में परसेंटेज चेंज पूछा है तो चेंज अपॉन ओरिजिनल P2 माइनस P1 अपॉन P1। P1 की ये फार्मूला यूज करें, रूट 2m के। ठीक, K को हमने सीधे K2 की जगह ट्वाइस के पुटअप कर दिया यहाँ से, और K1 की जगह K डाल दिया। न्यूमरेटर में P1 है, यहाँ से मास और K को कैंसिल करें तो ये 41.4% आएगा। इसमें ध्यान रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी आ सकता है, और कॉमन चीज़ है फिजिक्स की फार्मूलों में, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये फिजिक्स में बहुत कॉमन चीज़ है, जब कभी परसेंटेज चेंज कम होता है, बहुत स्मॉल, तो डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। जैसे फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज ध्यान दें, K है P स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m, इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, K का डी के, P स्क्वायर का ट्वाइस P डी पी, समझ लें विद रिस्पेक्ट टू P किया है, और इन दोनों को डिवाइड कर दो तो डी के अपॉन के इज इक्वल टू 2 इंटू डी पी अपॉन पी आया। 100 मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। जैसे मोमेंटम में इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये बहुत स्मॉल के लिए है, 1% चेंज करें मोमेंटम में तो काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीजिंग होगी वो 2% की, 0.1 और 2। अब यहाँ से थोड़ा सा आप डिस्कस करके समझ लें कि जैसे यहाँ मोमेंटम 25 आपने इंक्रीज किया था, अगर वहाँ रख देंगे तो 25 का 50% आएगा, लेकिन यहाँ आया है 56.25। नेचुरल है, ज़्यादा परसेंटेज चेंज में वो यूज नहीं होगा। अगर 1 to 10% तक चल जाता है, फिर आप ऑब्जेक्टिव में आंसर देख लेना। अगर आंसर बहुत क्लोज दिए गए हों तो फिर निकालें इससे। अगर आंसर में डिफरेंस ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए उन्होंने 10% इंक्रीज किया, 20 दिया है, और फिर 21 पॉइंट समथिंग दिया है, अगर 10% हम इंक्रीज करते हैं 21 पॉइंट समथिंग आता है, अगर इससे लगाएंगे।
उसमें 20% है। तो अगर डिफरेंस कम हो तो फिर आप इससे चेक करें, और नहीं तो टिक लगा दें सीधे। तो मोमेंटम, आपको न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला मालूम है, एफ एक्सटर्नल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको आप बेसिक न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा है। शॉर्ट में हम COLM आगे यूज करेंगे। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी में जीरो हो और डेल्टा पी, इसका मतलब है कि जीरो होगा चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा। यहाँ हमने स्टेटमेंट लिखा है, उसके वर्ड को समझ लें आप। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, यानी मास नहीं होगा, वो वेरिएबल मास सिस्टम होता है। वेरिएबल मास सिस्टम अब नहीं लेते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन का है। पहले हालांकि कॉम्पिटिटिव में आ रखे हैं क्वेश्चन, फार्मूला हमने वैसे PDF में दे दिए हैं वेरिएबल मास सिस्टम के। तो सिस्टम ऑफ कांस्टेंट मास, क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, यानी कि मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। तब आपका जो टोटल मोमेंटम है कंजर्व रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो आता है। हाँ देखिए, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम है, ये आप इसको XYZ सेपरेट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। अगर X डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मान लीजिए Y में लग रहा है लेकिन X में जीरो है, तो फिर X में डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। अगर Y में जीरो है नेट फोर्स, तो Y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ध्यान रहे कि ये लॉ जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से प्रूफ होता है, और ये इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ है, जो कि हम 11th में इसको ड्राइव करते हैं। ध्यान रखना, इक्विवेलेंट टू न्यूटन थर्ड लॉ है और न्यूटन सेकंड लॉ से ये ड्राइव होता है, ठीक। ये लॉ जो है वो, जो लिनियर मोमेंटम का लॉ है, ये इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यूनिवर्सल लॉ है। ये सभी जगह लगता है, चाहे किसी टाइप का कॉलिजन हो, ठीक है ना। हम कॉलिजन के केस में सबसे पहले जो कंजर्वेशन के केस में हम सबसे पहले कॉलिजन की स्टडी करेंगे, ठीक। कॉलिजन और इम्पैक्ट, कॉलिजन और इम्पैक्ट जो है, जैसे दो बॉल या कोई भी दो बॉडी जो है, ये स्ट्रांग फोर्स से इनमें जब कॉलिजन होता है, तो ध्यान दें कॉलिजन के टाइम पर दोनों बॉल या कोई भी बॉडी है वो थोड़ा सा कंप्रेस जरूर होगी, वो चाहे जितनी हार्ड हो, ठीक। आइडियल थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वो जरूर कंप्रेस होंगी, ठीक। तो पहली बात ये कि डिफिनीशन इसकी हम लेते हैं, इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच, ध्यान से सुनना, इट इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच स्ट्रांग फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू आर मोर बॉडीज, दो से ज्यादा भी बॉडीज हो सकती हैं, फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक। मोशन एकदम से चेंज हो जाएगा डिफरेंट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, ठीक। और ध्यान रहे कि कॉलिजन में हम एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से स्ट्राइक करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे आके, आपने देखा होगा, ऐसे डाइवर्ट हो जाता है या रिटर्न आ गया, तो वो भी कॉलिजन का केस माना जाता है, यानी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है, ठीक। दूसरी बात ये कि कॉलिजन के टाइम पर नेचुरल है कि जिस समय कॉलिजन होता है उस समय बहुत हैवी फोर्स लगते हैं। अगर दो बॉडी ऐसे करके हमने ये बॉल दिखाई है, जिस समय कॉलिजन हो रहा है, ये बॉल A है, ये बॉल B है, ये U1 वेलोसिटी से जा रही है, U2 से जा रही है। जब कॉलिजन होगा तो उसमें A बॉडी B पर फोर्स डालेगी और B A पर डालेगी, ठीक। लेकिन एक पार्टिकल अगर लेते हैं, एक बॉडी लें, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर हम दोनों बॉडी कंबाइंड ले लें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक। दूसरी बात कि इन एक कॉलिजन जो इफेक्ट हैं, एक्सटर्नल फोर्स के कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे ग्रेविटी का फोर्स है, इनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, या सरफेस के ऊपर बॉल जा रही है और वहां पर फ्रिक्शन फोर्स वगैरह है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है टाइम का, इसलिए हम इसको यहाँ पर निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक। कॉलिजन जो होते हैं वो स्पेशली तीन तरह के हैं। एक तो आपका इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन जो है इसी को हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन भी बोल देते हैं, ठीक। ध्यान रहे, इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। देखिए, जिस समय कॉलिजन हो रहा होता है, यानी कि ड्यूरिंग कॉलिजन, ध्यान से समझें इसकी बेसिक थ्योरी को, जिस समय कॉलिजन हो रहा होता है उस समय थोड़ी देर के लिए बॉल कंप्रेस होती है। जो हमारी जो एनर्जी होती है काइनेटिक, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी में चेंज होती है। वैसे साउंड एनर्जी भी होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी थोड़ा बहुत, लेकिन हम इलास्टिक कॉलिजन में ये मानकर चलते हैं कि कोई साउंड हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी गई है वो बाद में रिटर्न आ गई है।
यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन कंजर्व है इलास्टिक में। ठीक, अब जरा ध्यान दें, मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए, हम अपने सभी न्यूमेरिकल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। जैसे ये दो बॉल जा रही हैं राइट को, ये ड्यूरिंग कॉलिजन है, ये बिफोर कॉलिजन है, कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई, ये हो गया आपका आफ्टर कॉलिजन। ठीक, तो हम जब दो बॉल कोलाइड करती हैं तो इसमें जो हम कॉलिजन के में जो है वो थोड़ी देर के लिए, हमने आपको बताया कि जिस समय कॉलिजन हो रहा होता है उस समय एक्सटर्नल फोर्स कोई सिस्टम में नहीं लग रहा है, ए बॉडी बी पर फोर्स डाल रही है और बी ए पर डाल रही है, इसलिए मोमेंटम उस समय भी कंजर्व होता है। ध्यान रहे कि ड्यूरिंग कॉलिजन भी मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन हम न्यूमेरिकल में जो है वो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन लगाते हैं, क्योंकि हमें आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना होता है। तो आप ध्यान रहे कि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, बिफोर और आफ्टर, ड्यूरिंग कॉलिजन नहीं होती है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन हर समय रहेगा, लगाते हम हैं बिफोर और आफ्टर। क्यों? ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है और एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन भी जीरो है। अब आते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन पर। ठीक, एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, एक इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, ठीक है, ड्यूरिंग भी और वैसे भी रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होती है। इसमें जो एक काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट है, रियल में जितने भी कॉलिजन हैं वो सभी इनइलास्टिक हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट इसमें हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रिटर्न नहीं आता है। इलास्टिक कॉलिजन आइडियल केस है, ये प्रैक्टिकल केस है। ठीक, और एक है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, यानी दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी। जैसे यहाँ पर ये u1 वेलोसिटी से बॉल जा रही है राइट को, ये u2 से, ड्यूरिंग कॉलिजन के बाद ये दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडी एक साथ एक ही वेलोसिटी से जाएंगी। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी आती है। ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक जो कॉलिजन है इसमें मोमेंटम तो यूनिवर्सल लॉ है, कंजर्व रहेगा ही, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है और इसमें लॉस मैक्सिमम होता है। बस यही दोनों में फर्क है और दोनों बॉडी एक साथ मर्ज हो जाती हैं। जैसे मड को आप दीवार में मारते हैं तो उसमें वो चपक जाएगी या उससे अटैच हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इतने टाइप कॉलिजन के हैं। एक हमें इक्वेशन की और, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप समझते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, एक पॉइंट यहाँ इसके पहले आप समझ लें, हम सबसे पहले कॉलिजन की जो स्टडी करेंगे उसमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन करेंगे या 1D कॉलिजन की करेंगे जिसमें स्ट्रेट लाइन में आ रही है। जैसे ये m1 मास की बॉल है या कोई बॉडी है, u1 वेलोसिटी से राइट को जा रही है, ये m2 है मास और u2 वेलोसिटी से जा रही है। नेचुरल है कि कॉलिजन जब होगा जब u1 ग्रेटर देन u2 होगा, यानी कि इस पीछे वाली की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक, ड्यूरिंग कॉलिजन हमने बता दिया फोर्स ए बी पर, बी ए पर डालेगी, दोनों फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट लगेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ जरूर वेरीफाई होगा। इसके बाद आफ्टर कॉलिजन ये बॉल अलग अलग हो जाएंगी। बिफोर कॉलिजन को जरा चेक करें, यहाँ u1 ग्रेटर देन u2 होगा। u1 ग्रेटर देन u2 का मतलब है कि अगर ऑब्जर्वर u2 पर है, m2 पर, तो उसको ये वाली बॉल पास में आती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ एक टर्म लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट होगी, यानी ऑब्जर्वर u2 पर बैठा है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 होगी। आफ्टर कॉलिजन जो v2 वाल है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो जब इस पर आप बैठकर इसको देखेंगे तो जो वेलोसिटी ये दूर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि v2 माइनस v1। ठीक, तो यहाँ पर एक टर्म की जरूरत हमें और पड़ती है जिसे हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कॉफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। देखिए ई से, स्मॉल ई से इसको लिखते हैं, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि हमने अभी डिस्कस कर दिया ई होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो हमने कॉलिजन लिए हैं ये तो 1D हैं, इस टाइप से कॉलिजन होता है। यहाँ जब दोनों टच करेंगी बॉल तो यहाँ पर ये कॉमन टेंजेंट होगा और सेंटर टू सेंटर जो लाइन हम मिला रहे हैं इसको हम कॉमन नॉर्मल बोलेंगे। तो दोनों जो वेलोसिटी यहाँ पर ली जाएंगी बोथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट होंगी, यानी हमेशा अलोंग कॉमन नॉर्मल होगी। ये प्रॉब्लम 1D में नहीं आती है क्योंकि कॉलिजन के समय पर जो आप वेलोसिटी ले रहे हैं ड्यूरिंग बिफोर कॉलिजन या आफ्टर कॉलिजन, वो दोनों ही वेलोसिटी जो है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, यानी सेंटर टू सेंटर है।
ये आएगी आपको ऑब्लिक कॉलिजन में प्रॉब्लम, वहां पर हमें इनको रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो है वो हम अगर हम जब रिजॉल्व करेंगे तो हम इनको कंपोनेंट हम इनका लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है वो इलास्टिक कॉलिजन के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है। जरा फार्मूला पर चेक करें, अगर ई को हम 1 डाल देंगे तो इलास्टिक कॉलिजन में सीधा बनेगा बोथ, ये दिया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। इसको आप ध्यान रखें, ये न्यूमेरिकल में आपके काम आती है। हाँ, देखिए आपने ये देख लिए फार्मूले, इलास्टिक कॉलिजन में E इज इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, ठीक। यहाँ पर अप्रोच और सेपरेशन का मीनिंग आप समझ चुके होंगे। इसका मतलब है कि देखिए जब यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा तो ये इसको पास में आती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी u1 माइनस u2, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जब ऑब्जर्वर v1 पर है तो इसको दूर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जब इलास्टिक कॉलिजन का केस होगा तो उसमें ई को 1 लेते हैं। एक इक्वेशन ये काम में आती है, अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं कहीं पर भी तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक। दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जरूर लगेगा, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। फार्मूले तो लर्न करने हैं, उनको लर्न करने से टाइम आपका सेव होगा, बचेगा। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में जो ई की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक। तो यहाँ पर एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो लगा नहीं सकते आप इसमें, इसलिए अगर फार्मूले आप भूलते हैं तो एक रेस्टिट्यूशन वाला फार्मूला लगाइए ई वाला, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लगाइए। ठीक इसी तरह से परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ई 0 है, ई 0 होने की वजह से तो नेचुरल है v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा, दोनों बॉडी स्टिक हो जाएंगी, दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलेंगी। इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v होगा। इसमें मैक्सिमम लॉस काइनेटिक एनर्जी का होता है। अब हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर ध्यान दें, हम जो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का जो इन इलास्टिक कॉलिजन का केस है जिसमें रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट आता है, इसमें हम वेलोसिटी के फार्मूले को लर्न करेंगे और फिर अदर में अप्लाई करेंगे। इससे आपको कहीं भी अदर से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि जब कभी चाहे आप फार्मूला लगाएं, हम बार बार इसको बोलेंगे, ये मिस्टेक नहीं करना, चाहे आप ये फार्मूले लगाएं, उनमें ये ध्यान रखना आपने जो फार्मूलों के डेरिवेशन किए हैं उनमें ये दोनों वेलोसिटी राइट को है। अगर इनमें कोई भी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको माइनस ले लें। देखिए ये गिवन भी हो सकती है कभी कभी v1 और v2, ठीक। अगर मान लीजिए रिजल्ट में अगर नेगेटिव आता है v1 तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि कैलकुलेशन के बाद, यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये स्ट्रिक्टली वेक्टर इक्वेशन है, लेकिन 1D होने की वजह से आप इनको वेक्टर लगा नहीं रहे हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि अगर ऑब्लिक कॉलिजन या डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन होता है तो हम x में सेपरेट लगाते हैं और y में हम सेपरेट लगाते हैं, हम एक साथ वेक्टर का यूज नहीं करते हैं। हाँ, देखिए आप लोग जो है वो इन इलास्टिक कॉलिजन के फार्मूले आफ्टर कॉलिजन जो वेलोसिटी आती है उनको लर्न करें। देखिए ये v1 है, यहाँ पर u1 m1 माइनस ई m2 पीडीएफ में भी दिए हैं, m1 प्लस m2 प्लस u2 m2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ ये v2 का फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ठीक। तो यहाँ पर m1 m2 है, नीचे ट्वाइस m1 प्लस m2 है, ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है और 1 माइनस ई स्क्वायर है। इसमें अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आ जाती है तो हमें v1 और v2 के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, रेस्टिट्यूशन मालूम होना चाहिए। तीनों फार्मूले ठीक से लर्न करें। एग्जाम में अगर पर इलास्टिक के लिए आ जाए तो सीधे इसमें E इज इक्वल टू 1 पुटअप कर दें तो ये फार्मूले आपके बन जाएंगे। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में ध्यान दें, अगर हम E1 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगी, इसलिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये हमने उसके लिए लिखा है इलास्टिक कॉलिजन के लिए। और जब परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में जाएंगे तो E को 0 पुटअप कर दें इनमें, तो देख ले वहां पर आप v1 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा, यानी कि दोनों पार्टिकल कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे और इस समय जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो मैक्सिमम होता है। उसके लिए इसमें E इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दें तो लॉस काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट निकल आएगा। आप फार्मूला अगर लगा देंगे तो टाइम का काफी सेव होगा आपका। देखिए ये हमने इलास्टिक कॉलिजन के फार्मूले लिखे हैं दोबारा।
इनके कुछ स्पेशल केस हैं जो आपने 11th में भी किए हैं, इनको आपको मालूम होने चाहिए, या तो लर्न करें और या इनको आप तुरंत निकालें। देखिए m1 = m2, यानी कि अगर दोनों बॉडी के मास अगर इक्वल हैं, इसमें वैल्यू पुटअप करें, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये वेलोसिटी v1 u2 के इक्वल आ गई और v2 u1 के इक्वल आ गई है। इसको ध्यान से देखें, इसका मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है। जैसे ये m1 u1 से जा रहा था, m2 u2 से जा रहा था, तो m2 वाली जो बॉडी है आपकी m1, वो इसकी वेलोसिटी को गेन कर लेगा और m2 वाली u1 को गेन कर लेगा। वेलोसिटी जो है विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, ठीक है, बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। अगर दोनों के मास इक्वल हैं और u2 को 0 है, यानी कि दूसरी बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब है बिल्कुल इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू कि दूसरी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होनी है। इसका मतलब पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी जो बॉडी है वो पहले वाले की वेलोसिटी से आगे चल देगी। ठीक, ये तीसरा केस है m2 ग्रेटर देन m1, यानी कि जो बॉडी में आप कोलाइडिंग बॉडी है, जिस बॉडी पर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, वो बॉडी बहुत हैवी है, तो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे m2 अगर ग्रेटर देन m1 है, तो इसका प्रॉपर चैनल ये है कि m1/m2 को 0 किया जाए, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट कर लें तो m2 हैवी है तो m1 को इसमें 0 कर दें, तो ये v1 और v2 की वेलोसिटी आती है। इसमें आप एक स्पेशल केस पढ़ते हैं कि अगर u2 0 है, इसका मतलब जो बॉडी हैवी है वो रेस्ट में है, तो उससे क्या होगा कि वो तो बॉडी जो हैवी है वो तो रेस्ट में ही रहेगी, लेकिन जो दूसरी वाली बॉडी है, पहले वाली बॉडी है, वो वेलोसिटी जो है निगेटिव यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी। यहाँ पर बॉडी में u2 को पुटअप कर दें तो v1 जो है वो -u1 आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको मालूम है, जैसे बॉल होती है, उसको दीवार में मारिए वॉल में, तो क्या होगा, वॉल में तो कोई वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं, आपकी बॉल रिवर्स आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इसमें आप पुटअप कर दें, आप m2 को 0 पुटअप कर दें, तो ये दोनों वेलोसिटी के फार्मूले ये बनते हैं v1 और u1 के। अगर इसमें u2 0 है, या इसमें जो बॉडी आगे पीछे वाली जो पहली बॉडी है वो बहुत हैवी है, ठीक, और दूसरी बॉडी रेस्ट में है, उससे क्या होगा, जो बॉडी हैवी है नेचुरल है कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए v1 u1 के इक्वल आएगा, और जो दूसरी बॉडी थी रेस्ट में वो डबल वेलोसिटी से आगे को चली जाएगी। केस आइडियल है और उसी केस में ये कंडीशन में लगेंगे क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है। E आपने 1 लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना कि अगर इलास्टिक कॉलिजन 2 डायमेंशनल है, जैसे मान लीजिए ये m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये बॉडी m2 है, u2 वेलोसिटी से जा रही है, कॉलिजन के बाद m1 इधर को चली गई और m2 इधर को चली गई। जब ये उस कंडीशन में कॉलिजन होता है, अगर इनका हेड ऑन ना हो, साइड से कॉलिजन हो, तो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी। ठीक, इसमें देखिए अभी इलास्टिक की बात हो रही है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसमें आप कोई फार्मूला नहीं लर्न करना है, इसके केस में आपको जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को लगाना है। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ या आप काइनेटिक एनर्जी लिखें बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, इसमें 2 इक्वेशन और बनेंगी। एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बनेगी और दूसरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस बनेगी, क्योंकि कॉलिजन के बाद इनके जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, इसलिए आपको एक्स और वाई दोनों में कंजर्वेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बाद मोमेंटम जो लीनियर कंजर्वेशन होगा वो हमने बता दिया आपको, एक्स में लगाएं और वाई में सेपरेट लगाएं। ध्यान दें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस की पहले ही क्वेश्चन लिखी हुई है, तो बिफोर कॉलिजन इनका एक्स एक्सिस ये लिया गया है, सामने वाला नेचुरल है कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगा, यहाँ हम बना दे रहे हैं ये एक्स और ये वाई एक्सिस। तो बिफोर कॉलिजन इनका जो मोमेंटम होगा वो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, ये लिख दिया गया। आफ्टर कॉलिजन इनके कंपोनेंट कर लें इसके अलोंग एक्स एक्सिस के, तो m1 v1 cos phi1 प्लस m2 v2 cos phi2 होंगे। इसी तरह से अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस लगाएं। वाई एक्सिस में ये चूंकि दोनों बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही है, इसलिए वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम 0 है और फाइनल मोमेंटम इनका कंपोनेंट वाई एक्सिस में कर लें, m1 v1 sin phi1 इज इक्वल टू, यानी कि माइनस हो जाएगा -m2 v2 sin phi2, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस टाइप में आता है तो आपको ये तीनों इक्वेशन लगाकर तभी इनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट लर्न कर लें। इस केस में अगर m1 m2 दोनों मास इक्वल होते हैं और ये बॉडी रेस्ट में है, तो आफ्टर कॉलिजन ये हमेशा 90 पर जाते हैं।
ये लर्न रखना, अगर दोनों मास बॉडी इक्वल है, क्वेश्चन कैसी भी लैंग्वेज बदल के दी जाए, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, मास अगर दोनों के इक्वल हैं और सेकंड बॉडी अगर रेस्ट में है तो दोनों हमेशा 5 1 5 2 90 पर जाएंगे। यहाँ पर बॉल हो, डिस्क हो, कोई भी बॉडी हो, 90 डिग्री एंगल ध्यान रखना, ठीक। इन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर जो फार्मूले अभी आपने नोट किए हैं, अगर हम उसमें m1 m2 इक्वल कर दें और u2 को 0 कर दें, यानी कि आगे वाली बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बी बॉडी, तो b1 और b2 के ये फार्मूले बनते हैं। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेचुरल है कि जो इन इलास्टिक कॉलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। दोनों के मास स्मॉल m लिए हैं, ये बॉडी रेस्ट में है, जैसा कि यहाँ u2 0 दिया है, और पहले वाली बॉडी जो पीछे आ रही है वो v वेलोसिटी से जा रही है। क्वेश्चन में गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन 3/4 काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन है। ये क्वेश्चन के देने का मीनिंग है कि जो कॉलिजन है वो इनइलास्टिक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक। तो सीधे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लेंगे, आफ्टर कॉलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, मास सेम है, वेलोसिटी v1 और v2 ले ली। 3/4 बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी केवल पहली बॉडी में होगी, दूसरी रेस्ट में है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से v1 और v2 की इसमें वैल्यू पुटअप करें, ठीक। और u1 जो वहां पर दिया हुआ है वो नेचुरल यहाँ v के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर E जो है वो 1/√2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके लगाए जाएंगे। अगर आप फार्मूले को लर्न रखना पड़ेगा, उससे आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हाँ, देखिए जो कॉलिजन का केस होता है, जैसे ये हम दो बॉल ले लें, तो हमने ये बताया कि जैसे ये दोनों बॉल फॉरवर्ड जा रही हैं, नेचुरल है कि जो पीछे वाली बॉल होगी कॉलिजन के लिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड, ठीक। ऐसे दोनों जा रहे हैं, जिस समय कॉलिजन होगा ये ऐसे बिहेव करती हैं जैसे इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग को अटैच कर दें। अब ध्यान देना, जो पीछे वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी जो है जब ये कॉलिजन होगा तो धीरे धीरे कम होगी और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक। यानी पीछे वाले की डिक्रीज होगी, आगे वाले की इंक्रीज होगी। एक कंडीशन ऐसी बनेगी, एक सिचुएशन जिसमें दोनों बॉल की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। अगर इन दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी हो तो उस समय स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, ये आप जनरल पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद वेलोसिटी कॉमन होगी, फिर पीछे वाले बॉल की जो स्पीड है इसकी वो और कम होगी, इसकी आगे बढ़ेगी आगे वाले की, तो ये दोनों सेपरेट होने लगेंगी। पहले इसकी ज़्यादा है तो कॉलिजन होगा, फिर ये आगे सेपरेट हो जाएंगी, ठीक। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर हमने इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन लिया है कि ये 1 kg के दो ब्लॉक हैं, इनके बीच में ये स्प्रिंग अटैच है। स्टार्टिंग में जो ये ब्लॉक है ये रेस्ट पर है, पीछे वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग में, ठीक। तो यहाँ पर स्प्रिंग कर दें, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखिए, एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक विल बी सेम, हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है और ये कॉन्सेप्ट आप जनरल में ध्यान रखना, ठीक। तो क्या होगा, इसकी तो मोमेंटम 0 है, इसका मोमेंटम m1 v1 और इसका फिर दोनों कंबाइंड हो गए तो m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आ गई है, ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, कंप्रेशन पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में केवल इस बॉल के पास है हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसके बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी से चल रही है तो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, v कॉमन वेलोसिटी है, प्लस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर आ गया। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। देखिए, ये जब हम किसी बॉल को अर्थ पर स्ट्राइक करते हैं, जैसे ये बॉल को आपने अर्थ पर ऐसे स्ट्राइक किया तो ये आपको मालूम है बार बार जंप करती है। अगर हम इलास्टिक कॉलिजन लेते हैं तो जिस वेलोसिटी से, जैसे ये h हाइट से आप इसको बॉल को ड्रॉप करते हैं तो आपको मालूम है ड्रॉप करने के बाद ये सेम हाइट कभी गेन नहीं करती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो कॉलिजन होते हैं वो इन इलास्टिक हैं। अगर ये बॉल यहाँ h हाइट से गिराते हैं तो यहाँ अर्थ के सरफेस पर इसकी वेलोसिटी √2gh होगी और कॉलिजन के बाद जब ये पलट कर वापस आएगी ऊपर को तो इसकी वेलोसिटी, अगर हम इलास्टिक कॉलिजन लेते हैं तो सेम होगी √2gh, लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर निकाली गई है। देखिए, यहाँ पर एक बॉल ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h से, ये बॉल, इसकी वेलोसिटी अर्थ पर स्ट्राइक करते समय हमने v ली है, v की वैल्यू √2gh है, कॉलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 ले ली अपवर्ड, एक डायरेक्शन पॉजिटिव और एक निगेटिव। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का फार्मूला लगाइए, इन इलास्टिक कॉलिजन है v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2 और v2 ये दोनों अर्थ के लिए है, इनको 0 रखिए। v1 जो है वो आफ्टर कॉलिजन जो है बॉल की वेलोसिटी अपवर्ड है, उसको पॉजिटिव लिया है,
और U1 को जो बिफोर कॉलिजन है उसको नेगेटिव लिया है, इसलिए यहाँ पर -v रखिए। इनको आपको तैयार करना पड़ेगा। V1 जो है वो आ गया E टाइम्स v, यानी कि कॉलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी वो E टाइम्स होगी। दोबारा ध्यान देना, जब ये ऊपर जाएगा तो EV वेलोसिटी जो होगी और उसके बाद ऊपर ये 0 होगी, फिर वापस आने पर जब कोलाइड करेगा तो डाउनवर्ड EV होगी, और कॉलिजन के बाद फिर जो वेलोसिटी होगी वो E²v, यानी E मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसी हिसाब से हम हाइट निकालेंगे। वेलोसिटी स्ट्राइक करते समय पहली बार √2gh है, इसमें v² = u² + 2gh1 लगाइए तो h1 आपका E²h आ गया, यानी कि वेलोसिटी पहले ये v से स्ट्राइक करेगा, कॉलिजन के बाद ऊपर EV से जाएगा, फिर नीचे स्ट्राइक करेगा EV से, फिर ये E²v होगा। इसी तरह से ये हाइट होगी, पहले h हाइट है तो पहले जंप करने के बाद E²h ऊपर जाएगी, E²h नीचे आएगी, फिर E⁴h होगी, फिर E⁴ वापस ऊपर तक जाएगी, ऐसे E⁶ होता चला जाएगा। अगर हम इस टाइप से बार बार कॉलिजन ले इनफाइनाइट टाइम तक, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो h, ये वाली हाइट, और E²h आने जाने दोनों में, इसलिए डबल करिए 2 टाइम्स E⁴h। इसमें आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाएं, कॉमन लें h को, तो 1 + E²/1 - E² आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम टाइम को निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना लगता है। h हाइट से आपने ड्रॉप किया है तो यहाँ पर जो स्ट्राइक करने का टाइम है वो t जो h = ½ GT² से t होगा √2h/g, ये पहली बार का टाइम है। इसके बाद ऊपर जंप करने में वेलोसिटी से निकल आएगा टाइम 2 टाइम्स E√2h/g, ऐसे E², इसमें से ये कॉमन ले लें, ब्रैकेट में 1 + E/1 - E आ जाएगा। बेटर रहे कि फार्मूले लर्न हो, ठीक है ना। फिर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, तो फ्लोर पर, तो फ्लोर में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। देखिए, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को V2 - V1 होता है, ठीक है ना, V2 - V1, तो ये यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये प्लस आ गया बीच में। ठीक, फिर यहाँ पर V2 + V1 हो गया, इसमें मास को कॉमन ले लें, और ये आपका टोटल मोमेंटम ट्रांसफर mv इन ब्रैकेट 1 + E/1 - E आ गया। अब एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर, कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। यहाँ पर ये दोनों डिवाइड कर दें, फोर्स आपको मालूम है, डेल्टा P से डेल्टा T को डिवाइड करें तो ये फोर्स mg के इक्वल आ जाएगा। V की वैल्यू √2gh यहाँ से पुटअप कर देना, यानी ये जब बार बार जंप करेगा इनफाइनाइट टाइम तक, तब ये टोटल फोर्स इसमें जो है वो लगेगा mg। लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन होगा तो एक ही बार में इतना फोर्स लगता है, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन द सिंगल कॉलिजन, किसमें, इलास्टिक कॉलिजन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 mb होगा। mb से स्ट्राइक कर रहा है, mb से बैक जा रहा है, तो 2 mb हुआ मोमेंटम चेंज, और एवरेज फोर्स हुआ 2 mb/डेल्टा टी। डेल्टा टी की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, टाइम डबल हो जाएगा, ध्यान रखना आने और जाने दोनों का। ठीक, तो 2 ले लिया, एवरेज टाइम लेंगे एक बार के कॉलिजन का, तो ये एक ही बार में जो है आपका जो है वो mg फोर्स आता है, यानी इलास्टिक कॉलिजन में एक ही बार में मोमेंटम इतना ट्रांसफर होगा, और इन इलास्टिक कॉलिजन में जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होगा अपनी बार बार स्ट्राइक करने पर अर्थ में, वो भी mg के इक्वल आता है। सारे फार्मूले ये आपको लर्न करने हैं। हाँ, देखिए, इसमें ये जो बॉल है मास m की, ये u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर स्ट्राइक कर रही है। अभी हमने जो लिया था बॉल का केस, उसमें सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी और अपवर्ड चली गई। ठीक, इसमें एंगल पर है, एंगल ध्यान रखना हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, और स्ट्राइक करने के बाद ये v वेलोसिटी से बीटा एंगल पर चली गई हॉरिजॉन्टल से। ठीक, कॉलिजन इन इलास्टिक लिया है, तभी रेस्टिट्यूशन में E लगाया ये, तो E = V2 - V1/U1 - U2 होता है। अर्थ की वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए दो जगह यहाँ पर 0 डाला गया है, ठीक है ना, और V2 और U2 में V1। अब इसका कंपोनेंट लें, हमने ये जब रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का फार्मूला बताया था आपको, तो ध्यान रखना हमने इसको बोला था कि इसमें जो वेलोसिटी आएगी वो हमेशा अलोंग कॉमन नॉर्मल होगी, यानी टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर बॉल यहाँ अर्थ पर स्ट्राइक करेगी तो ये टेंजेंट की लाइन होगी, और नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होगा, यानी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लेना जिस पर स्ट्राइक हो रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा u sin अल्फा, इसका होगा v sin बीटा। तो डायरेक्शन ध्यान रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है और अपवर्ड वाले को नेगेटिव ले लिया है। ये v sin बीटा लिया है, डाउनवर्ड को हमने जो लिया है वो नेगेटिव लिया है और अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन v sin बीटा = EU sin अल्फा। दूसरा ध्यान रखना कि जब इस तरह से कॉलिजन होगा तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी अलोंग कॉमन नॉर्मल के अलोंग तो वेलोसिटी चेंज हो गई, अलोंग कॉमन टेंजेंट कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या समझ लें कि अलोंग कॉमन टेंजेंट।
ठीक, यानी कि ये कंपोनेंट स्लिप कर जाएगा जो सरफेस के अलॉन्ग होगा। तो u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो वेलोसिटी निकल आएगी, दोनों को डिवाइड कर दें तो tan बीटा निकल आया। इससे आप बीटा एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा हॉरिजॉन्टल से है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें आप कहीं पर भी जो है वो अल्फा और बीटा को अगर सीधे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करते हैं तो 90 डाल दें तो पुराने रिजल्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन, ये बॉल जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है और ये वॉल है, हैवी वॉल है, ठीक, नेचुरल है, ये जा रही है, आपको गिवन है क्वेश्चन में लेफ्ट को 1 मीटर पर सेकंड। अब ये अगर इसको स्ट्राइक करेगी तो नेचुरल है कि वॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बॉल की होगी, वॉल की नहीं होगी, ठीक। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कॉलिजन। तो सीधे रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगाया, मतलब ई तो 1 है, यहाँ ये कॉलिजन इलास्टिक है, ध्यान रखें। तो ई 1 है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर ये b2 माइनस b1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये डायरेक्ट रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो b2 की जगह -1 डाल दिया, ये हमने इस तरफ को नेगेटिव ले लिया है। b1 कैलकुलेट करना है आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी बॉल की, ठीक। u1 हमारा 2 है, इधर को पॉजिटिव ले लिया है तो ये b1 -4 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्टाइल में जरा चेक करें। अगर किसी पार्टिकल को आप u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करेगा तो यहाँ वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, यहाँ बीच में ये वॉल रख दिया या कोई ऑब्स्टेकल रख दिया, यहाँ ये बॉल स्ट्राइक कर गई। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो Vx है और वर्टिकल कंपोनेंट Vy है। यहाँ ध्यान दें, जब कॉलिजन होगा तो वॉल ऐसे है वर्टिकल, इसमें जब पलट कर बॉल जाएगी तो इसका Vx कंपोनेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट में ई मल्टीप्लाई कर दें, अभी आप थ्योरी देख चुके हैं, वी वाई में चेंज नहीं होगा। जब ये पलट कर आएगा तो ई टाइम्स वी एक्स होगा और वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई सेम रहेगा, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है और ये कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग है। कॉमन टेंजेंट जो होगा उसके अलॉन्ग जो है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो है वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक। तो फिर ये पलट कर यहाँ गिरेगा। यहाँ पर अगर कभी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड में आता है तो यहाँ पर ये बड़ा कंपोनेंट चेंज करके और आप फिर से प्रोजेक्टाइल की तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक। दूसरा यहाँ ध्यान रखना कि बी वाई रिमेन्स अनचेंज्ड है, वर्टिकल कंपोनेंट जब चेंज नहीं हो रहा है तो जो फ्लाइट का टाइम है वो उतना ही रहेगा। अगर ये वॉल नहीं होती और आगे यहाँ पर आके गिरता तो जो फ्लाइट का टाइम उस समय होगा वही फ्लाइट का टाइम इस समय होगा। ये बात ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट फ्लाइट टाइम में 2u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट रिमेन क्यों रहेगी? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। इसी तरह से यहाँ पर पहले जरा आप यहाँ पर देख लें, जब हम हॉरिजॉन्टल से किसी हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको मालूम है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। जिस समय स्ट्राइक करेगा उस समय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा होगा और वर्टिकल यहाँ अपवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड होगा। कॉलिजन के बाद जब जंप करके फिर जाएगा, अगर इन इलास्टिक कॉलिजन है तो हॉरिजॉन्टल तो चेंज होगा नहीं, वर्टिकल में क्या होगा, ई मल्टीप्लाई कर दें, इसको लर्न कर लें। स्ट्राइक करने के बाद ई मल्टीप्लाई हो जाता है तो ई यू साइन थीटा। अब फिर से आप इसका टाइम पीरियड, अभी हम फार्मूले देते हैं, इसके टाइम पीरियड वगैरह यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाटर का कोई कंटेनर है, इसमें ऊपर h डेप्थ पर यहाँ पर एक वाटर का ये होल बना दिया कंटेनर में, तो वेलोसिटी जो v वाटर की है वो आपको मालूम √2gh होती है, आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में है, ठीक। इसमें नेचुरल है, जब ये वाटर आगे जाएगा तो इनिशियल दोनों को अगर हम एक साथ मान लें और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो इस कंटेनर पर बैक डायरेक्शन में थ्रस्ट लगेगा, पीछे की तरफ जाएगा। आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाकर m1v1 = m2v2 से इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इसको बाहर जाने पर थ्रस्ट लगेगा पीछे, ठीक है। थ्रस्ट लगने में क्या होगा कि ये जो थ्रस्ट का फार्मूला dp/dt होगा, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी रखा है, वेलोसिटी यहाँ पर कॉन्स्टेंटली है, एट दैट इंस्टेंट निकाल रहे हैं जिस समय वाटर ये v वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, ये v √2gh होगा। h वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी करेगी, h को कांस्टेंट लिया है। या समझ लो कोई बहुत बड़ा कंटेनर है और स्मॉल होल है तो फिर h में कोई खास चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी को बाहर कर लें, मास को ब्रेक करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है जिसमें ये होल है और ये डेंसिटी बाहर करें, dl/dt को फिर वेलोसिटी लिखें, ठीक। और जो थ्रस्ट लग रहा है वो a रो v स्क्वायर होगा, a क्रॉस सेक्शनल एरिया, रो डेंसिटी, v वेलोसिटी है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि थ्रस्ट
वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस तरह से अगर कोई पाइपलाइन होगी और उसमें वाटर फ्लो हो रहा होगा, आप हाथ से उसको पकड़ते हैं तो वाटर जो है वी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, तो आपको जो थ्रस्ट लगेगा वो भी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। वहां भी इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक, आगे आप इम्पल्स जानते हैं। इम्पल्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एफ डेल्टा टी के इक्वल होगा, क्योंकि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक, जनरली इम्पल्सिव फोर्स उनको बोलते हैं, जो हैवी फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाए जाते हैं। जैसे किसी हैमर से आप स्ट्राइक करते हैं सरफेस पर, या कोई नेल होती है कील, उसको लगाते हैं, तो वो हैवी फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं। ठीक है ना। तो इम्पल्स और इसके आपको क्वेश्चन भी मालूम होंगे। जैसे आपने वो क्रिकेट की बॉल वगैरह जब आप कैच करते हैं तो थोड़ा टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम लगता है। ठीक है, जैसे सैंड पर आप जंप करेंगे तो उसमें आपको हर्ट कम होगा, चोट कम लगेगी। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल के केस का जो ये दिए हुए हैं हमने, अब हम इनके फार्मूले बताते हैं। अगर ये जंप करने के बाद सबसे लास्ट में देखें, वेलोसिटी यू साइन थीटा हो गई वर्टिकल कंपोनेंट, तो इससे टाइम पीरियड और ये सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो गया है। सबसे ऊपर जब प्रोजेक्टाइल दिखाया था, जब वॉल से स्ट्राइक किया तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट चेंज नहीं हुई। इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है। हाँ, देखिए, जैसे आप प्रोजेक्टाइल का केस पढ़ते हैं, उसमें आपने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। हमने बताया कि इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है, वर्टिकल यू साइन थीटा है। आफ्टर कॉलिजन यू कॉस थीटा जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पलट कर वेलोसिटी आएगी बैक वर्टिकल, वो ई यू साइन थीटा हो जाएगी। ठीक, ये आप समझ चुके होंगे, ई टाइम्स हो जाती है वेलोसिटी। तो यहाँ अगर हम टाइम पीरियड, यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड टी नॉट लेते हैं तो टी नॉट होगा टू यू साइन थीटा बाई जी, टू यू साइन थीटा बाई जी। अगर हम इसमें सेकंड केस में हम टी वन को निकालना चाहें टाइम पीरियड को, तो यू साइन थीटा की जगह ई यू साइन थीटा डाल दें, तो जो टाइम पीरियड अगली बार में होगा वो ई टाइम्स होगा। ठीक, इसी तरह से ध्यान दें, हाइट के फार्मूला में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है, इसलिए अब की जो ये वाली हाइट गेन करेगा, यहाँ पर हाइट एच नॉट है और यहाँ पर हाइट हमने एच ली है, तो जो अब जो एच वन ले रहे हैं, एच वन जो हाइट ली है, तो अब जो हाइट यहाँ पर गेन करेगा वो ई स्क्वायर एच नॉट होगी। रेंज के फार्मूला में यू कॉस थीटा तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होता है, इसलिए रेंज ई टाइम्स हो जाएगी। ऐसे ही अगर आफ्टर nth कॉलिजन लेंगे तो इसमें ई पावर n कर दें, यहाँ ई पावर 2n कर दें, और यहाँ पर ई पावर n कर दें। आप किसी भी कॉलिजन में अगर रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट मालूम है तो प्रोजेक्टाइल के केस में आप किसी भी जंपिंग में फर्स्ट केस हो, सेकंड हो, थर्ड जंपिंग हो, उसमें आप टाइम पीरियड और इनसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये देखिए एक सिस्टम है, ये ब्लॉक और बुलेट सिस्टम है। इसमें बुलेट मास एम और वी वेलोसिटी से, बैलिस्टिक पेंडुलम भी बोलते हैं इसको, स्मॉल एम और वी वेलोसिटी से आ रही है। और ये जो है हैवी ब्लॉक है, इसका कैपिटल एम मास है, एल इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, और इसमें ये स्ट्राइक करने के बाद हमने पहला केस लिया है कि ब्लॉक एम्बेडेड टू दी ब्लॉक, यानी कि बुलेट जो है वो इसी में एम्बेडेड हो गई। ठीक, तो ये दोनों मिलकर आफ्टर कॉलिजन एक बॉडी बन जाएगी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम की, फिर ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिखा है, यहाँ आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी v1 है। कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कहीं भी लगाइए तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन m प्लस m, और v1 वेलोसिटी मिल गई। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है हमने मैकेनिकल, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी लगाई है लेकिन a और b के बीच में। यहाँ पर जो ये एम्बेडेड हो गया, इसका मतलब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का केस है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कंजर्वेशन मतलब नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं एम्बेडेड होने के बाद। जो भी इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी ऊपर जाके। मान लीजिए ये हाइट जो है वो एच इसने गेन की है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ का काइनेटिक एनर्जी हो गई, यहाँ पर एम जी एच मास एम प्लस एम लिया है, तो वी वन रूट टू जी एच सिंपल केस आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट मत लगाना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और हाइट आप यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। यहाँ जो हाइट होगी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है, इसका अगर आप कंपोनेंट लेंगे ए बी ओ सी लिख दे रहे हैं, ओ सी जो है वो एल कॉस थीटा होगा, टोटल एल है, तो जो हाइट गेन की वो एल माइनस एल कॉस थीटा होगी। इन तीन की हेल्प से सभी क्वेश्चन इसके लग जाते हैं। अगर बुलेट जो है वो मूव्स हो गई आउट ऑफ द ब्लॉक, यानी इसमें एंट्री करने के बाद बुलेट बाहर निकल गई, तो ध्यान दें इसका मास एम है बुलेट का, बी इसकी वेलोसिटी है, कैपिटल एम मास इसका, इसकी वेलोसिटी v2 ली है, बुलेट की वेलोसिटी v1 ली है। कंजर्वेशन आप मोमेंटम पहले लगाइए, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी होगा, यहाँ पर m इंटू वी वन प्लस कैपिटल M इंटू वी2 होगा, और फिर यहाँ पर एनर्जी केवल यहाँ और यहाँ लगाना, ध्यान देना। यहाँ एनर्जी काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ पर एम जी एच, तो वेलोसिटी v2 रूट टू जी एच आ गई है। डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बीच में एनर्जी का यहाँ पर लॉस हो जाएगा।
तो न्यूमेरिकल अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो आप इनको देखकर इसको कर सकते हैं। हाँ, अब जरा इसमें आप जरा क्वेश्चन चेक करें। देखिए, ये बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम है एट रेस्ट इज स्ट्रक बाय ए मूविंग बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द स्ट्रक बॉडी यानी हैवी बॉडी इतना होगा। ये चीज़ आप लर्न कर लेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, नहीं तो निकालना पड़ेगा पेपर में। अभी हम प्रैक्टिकल यूज आपको बताते हैं। इसमें m1 स्मॉल एम है, m2 कैपिटल एम है और वेलोसिटी हमने v ले ली है जो स्मॉल बॉडी है और कैपिटल बॉडी रेस्ट में है। नेचुरल है कि एनर्जी निकालने के लिए हमें v2 निकालना पड़ेगा। v2 का ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। इसमें आप वैल्यू पुटअप करें तो ये वेलोसिटी v2 आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो है कैपिटल एम आफ्टर कॉलिजन हाफ कैपिटल एम है, v2 स्क्वायर है, v2 के स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें। ठीक, ये आपकी एनर्जी E2 हो गई और E2 अपान E1 फर्स्ट वाले की स्मॉल एम वाले की काइनेटिक एनर्जी होगी। ये नीचे लिखी है हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये रिलेशन बन गया। 4 कैपिटल एम है, स्मॉल एम है अपान m प्लस एम। जरा इसका यूज देखें। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ए न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड 10⁷ मीटर पर सेकंड मस्ट बी स्लो डाउन। आपने न्यूक्लियर वाले उसमें पढ़ा होगा, मस्ट बी स्लो डाउन टू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड को कम करने के लिए जो है न्यूट्रॉन को यूज करते हैं सो दैट इट कैन हैव प्रोबेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद यूरेनियम 235 कॉजिंग इट टू फिजन। मॉडरेटर यूज करते हैं। ठीक, व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज विद लाइट न्यूक्लियाई। ड्यूट्रॉन और कार्बन दो लिए हैं, इनके साथ पूछा है कि कितना काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, तो सीधे ये फार्मूला यूज करें। ड्यूट्रॉन का जो आपका है ये ड्यूट्रॉन है और वहां पर न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है, मास इसका AMU में होगा, ड्यूट्रॉन का ट्वाइस MU होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप E2 अपान E1 इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, 100 इसमें मल्टीप्लाई करें। इसी वेलोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 90% आ जाएगा। इसी तरह से कार्बन का लगाएं तो 71.6% आ गया। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन जो है इनमें जो लाइट न्यूक्लियाई हैं इनके साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक है ना, जिससे इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ध्यान रखें, और भी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे जो इस पर डायरेक्ट लग जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। कैपिटल एम का मास जो है, ये कैपिटल एम बॉडी का मास दिया है, उसको रेस्ट में है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये हमने क्वेश्चन को बिल्कुल लैंग्वेज में ऐसे ही बता दे रहे हैं। ये दो बॉल हैं बिलियर्ड। ठीक, आप इनको जब गेम खेलते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि दोनों के मास इक्वल हैं, ये रेस्ट में है। आपने इसको स्ट्राइक किया, इससे स्ट्राइक करने पर एक बॉल 37 डिग्री पर गई है तो दूसरे कितने डिग्री पर जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि हमने आज ही उसमें थ्योरी में कराया इस लेक्चर में कि जब भी ये बॉल रेस्ट में हो, दोनों के मास इक्वल हों और ऑब्लिक कॉलिजन में ये हमेशा 90 डिग्री पर जाती हैं। तो 90 में से 37 माइनस करें, दूसरी 53 पर होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर ये पार्टिकल दो इक्वल मास में ब्रेक हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास, वन पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, फाइंड द स्पीड ऑफ अदर पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, इनिशियली इसका मास m है, वेलोसिटी u है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो mu cos थीटा होगा। दो पार्ट में ब्रेक हुआ है इसलिए मास m/2 ले। एक पार्ट जो है रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को, इसका मतलब वो रिवर्स जा रहा है -u cos थीटा से, और दूसरे की स्पीड v1 ले लें तो ये v1 आ जाएगा आपका 3u cos थीटा। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कॉलिजन का देखें, इन इलास्टिक कॉलिजन का देखिए। ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट द हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ठीक, व्हाट इज द हाइट इट रिबाउंस बैक, और रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट भी निकालना है। यानी कि बॉल को 12 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया है, 25% काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, यानी 75% उसी के अंदर है। तो पहले तो आपने 12 मीटर से इसको ड्रॉप किया है, तो v = √2gh लगाएं, इससे 15.34 मीटर पर सेकंड आएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, ये 117.66 जूल आएगी। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन इसका 75% ले ले। ठीक, वो 88.24 जूल आ रही है, उसे हाफ m v1 स्क्वायर के इक्वल करें तो आपकी वेलोसिटी आ गई आफ्टर कॉलिजन। अर्थ पर स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी 13.2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2gh लगाकर अर्थ पर स्ट्राइक करने के बाद ये कितनी हाइट तक ऊपर जाती है उसको कैलकुलेट करें।
हाँ, अब आपने जो है इसमें हाइट हमें निकालनी है, आपको वेलोसिटी मिल गई है कॉलिजन के बाद की 13.28, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाएं। इसमें आपको h निकल आएगी, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, 9 मीटर आ रहा है। अब रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट के लिए आपको मालूम है कि जो एक कॉलिजन के बाद जब जंप करके बॉल ऊपर आती है तो इसकी जो हाइट होगी वो ई स्क्वायर एच होती है, इसलिए आप h1 को 9 पुटअप कर दें और h12 दिया हुआ है तो ई जो है वो √3/2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लोजन का देखें, ये कोई पार्टिकल है या समझ लीजिए कि बम वगैरह है और ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक। यहीं पर पहले ये रेस्ट में है, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरह से आप लगाना। यहाँ एक का मास 1 kg है, इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, तो 90 डिग्री पर जा रहे हैं। देखिए जब 90 डिग्री पर जाएंगे तो तीसरा नेचुरल है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। ये आप खुद ही थिंकिंग कर सकते हैं। दूसरा मास 2 kg का है जो कि 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वाई एक्सिस में, और तीसरा पूछा गया है मास कितना है जबकि उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप अपने आप इसको एंगल थीटा पर यहाँ सेट करें और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स और वाई लगा दें। ये जरूरी नहीं 90 पर हो, किसी भी एंगल पर हो, ऑरिजिन अटैच करें, एक्स एक्सिस लगाएं, वाई एक्सिस लगाएं और एक्स में कंजर्व कर दें मोमेंटम को और वाई में कर दें। चूंकि ये रेस्ट में है यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लगाया, इनिशियल मोमेंटम 0 है। यहाँ पर ध्यान दें एक्स एक्सिस में इसका m1 v1 होगा, इसका कोई कंपोनेंट x में नहीं होगा, इसका कंपोनेंट m3 v3 cos थीटा, ठीक, माइनस में होगा, यहाँ लगा दिया। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस लगाएं, वाई एक्सिस में जो है वो ये पार्टिकल है आपका m2 v2 और इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा नीचे m3 v3 sin थीटा, ठीक, उसमें माइनस आएगा। बस ये 2 इक्वेशन हो गई हैं, वैल्यू आपको दी गई है, मास यहाँ पर निकल आएगा आपका 0.3 kg। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर स्मॉल m मास का ये बॉल है जो कि u वेलोसिटी से आगे जा रही है। यहाँ सामने 2 बॉल हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई हैं, इनका मास भी स्मॉल m है, b और c, ठीक। इस पर जब ये स्ट्राइक करता है तो दोनों को सिमेट्रिकली आइडेंटिकली स्ट्राइक कर रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि मास m स्ट्राइक्स आइडेंटिकली एंड रिड्यूसेस टू रेस्ट। स्ट्राइक करने के बाद ये रेस्ट में आ गया, तो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट निकालना है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालना है कि कितना होगा ओवरऑल, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब ये सिमेट्रिकली स्ट्राइक करेगा तो इनका जो सेंटर है, ये सेंटर, इसका सेंटर, ये आपका ये ऐसे यहाँ पर स्ट्राइक होगा, ठीक। नेचुरल है कि ये जो डिस्टेंस है तीनों इक्वल होंगी, इसलिए ये एंगल ये टोटल 60 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। फिर वही लगाएं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक, एक्स एक्सिस में पहले लगाएं। तो ये तो एक्स एक्सिस में ही आ रहा है, इसलिए मास इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई करें, ये एक्स एक्सिस में बिफोर कॉलिजन मोमेंटम हो गया और ये रेस्ट में आ जाता है। इन दोनों के कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ले लें, तो mb cos 30 प्लस mb cos 30, इससे आपका u आ गया b√3। अब लॉस निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ mu स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स और इसकी एनर्जी जो है हाफ mb स्क्वायर है, b की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें u/√3, तो ये mu स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। u वेलोसिटी वहाँ पर गिवन है, उसी के टर्म्स में आंसर जाएगा। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट के लिए ध्यान दें जरा, v2 माइनस v1/u1 माइनस u2 होता है। यहाँ पर हमने बताया था कि जो रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अलग से फिर बना दे रहे हैं, जब ये दोनों बॉल ऐसे स्ट्राइक करेंगी तो एक बॉल आपकी ये है, ये इनका सेंटर टू सेंटर है, ये कॉमन टेंजेंट है और ये कॉमन नॉर्मल है। सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन कॉमन नॉर्मल है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी जो है चूंकि सिमेट्रिकली स्ट्राइक कर रही है, इसलिए ये इधर को गया, ये इधर गया, तो इसकी वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल ही दी हुई है, इसलिए v2 की जगह v डाला। v1 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है। इसके बाद u1 माइनस u2। फर्स्ट बॉडी को देखें, बॉल को, इसकी जो वेलोसिटी दी गई है, ध्यान दें, वो वेलोसिटी इधर को हॉरिजॉन्टल u दी गई है। इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा कॉमन नॉर्मल के अलोंग, बस ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। जैसे दोनों बॉल किसी एंगल पर ऐसे स्ट्राइक कर रही हैं तो सेंटर टू सेंटर मिला दें, वेलोसिटी के कंपोनेंट इसी लाइन के अलोंग लेने हैं, तो u cos 30 डाल दें, तो यहाँ पर E = 2/3 आ जाएगा। और रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, वो 0 और 1 के बीच में आएगी, इसलिए आंसर आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो सही है कि नहीं है।